नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत हरिद्वार से। बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकुल मैदान में पहुंचे सीएम धामी। हरिद्वार से बड़ी खबर। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकुल मैदान में पहुंचे सीएम धामी। रजिस्ट्रेशन स्टॉल का किया निरीक्षण। यात्रियों से बात कर जाना यात्रा व्यवस्थाओं का हाल। यात्रियों से बात कर जाना यात्रा व्यवस्थाओं का हाल। ऋषिकुल मैदान में पहुंचे सीएम धामी। यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी लोकसभा में मतगणना ड्यूटी को लेकर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई है। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के मुख्य चुनाव एजेंट ने आपत्ति दर्ज कराई है। मुख्य चुनाव एजेंट का कहना है कि चुनाव ड्यूटी में 26 कर्मचारी एक ही कॉलेज से संबंधित हैं और कॉलेज कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का है। आपको बता दें कि अनिल बलूनी ने चीफ इलेक्शन एजेंट जगत किशोर बर्दवाल को यह आपत्ति दर्ज कराई है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से चुनाव ड्यूटी को लेकर अनिल बलूनी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, बताया जा रहा है कि एक ही कॉलेज के सभी एजेंट एक ही जगह तैनात किए गए, जिसको लेकर आपत्ति है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या इस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? बिल्कुल, ये बता सकते हैं कि बीजेपी के जो पौड़ी लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी अनिल बलूनी, उनके जो मुख्य चुनाव प्रस्ता हैं, उनकी तरफ से ये आपत्ति यहाँ पर दर्ज की गई है। पौड़ी लोकसभा सीट पर निर्वाचन अधिकारी को ये शिकायती पत्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में जो कल 4 जून को जो मतगणना होनी है, उसमें जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें 14 ऐसे कर्मचारी हैं जो राठ महाविद्यालय से आते हैं। और राठ महाविद्यालय जो पैठानी में स्थित है, वह कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल गणेश गोदियाल का महाविद्यालय है, जो कि उनके मुख्य ट्रस्टी वही हैं। और ऐसे में अगर उनके महाविद्यालय से ही 4 कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना में लगाई जाती है, तो फिर चुनाव प्रभावित होने की आशंका उनकी तरफ से जाहिर की गई है। फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी उन कर्मचारियों को बदलने या इस शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई करने का जो संज्ञान लेने की कोई बात अभी तक नहीं की गई है, ना ही कोई बयान अभी जारी किया गया। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से ये शिकायती पत्र दाखिल किया, तो ऐसा में समझा जा सकता है कि अब भी भाजपा को कई तरीके से इस पौड़ी लोकसभा सीट पर जो आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को लेकर उनकी जो शिकायतें वो लगातार यहाँ पर आ रही है। और उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव की निष्पक्षता भंग हो सकती है, ऐसे में निर्वाचन आयोग को जल्द ही बड़ा कदम यहाँ पर उठाना चाहिए। और जिन कर्मचारियों पर आशंका जाहिर हो सकती है या जिनकी संभावना यहाँ पर है, उनको बदलने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो बदलने के काम को लेकर शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई गई है। शिकायत को लेकर क्या अभी तक कुछ कार्रवाई या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है? निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी भी बीजेपी के इस कह सकते हैं कि जो शिकायती पत्र था या जो आपत्ति दर्ज जो पत्र है, उस पर कोई कार्रवाई का कोई नोटिस या कोई ऐसा कार्रवाई अभी नहीं की गई है। उनकी तरफ से इस शिकायत को जरूर यहाँ पर सुना गया है, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय आरोप की तरफ से यहाँ पर लिया जाना है, क्योंकि जिले में जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो काम है, वो जिलाधिकारी की देखरेख में ऐसे वहाँ पर होता। और यही वजह है कि अभी तक उस पर कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। जिलाधिकारी की तरफ से भी इस बात की कोशिश वहाँ पर जाने प्रयास किया गया कि क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार उसकी मांग यहाँ पर पुरजोर तरीके से की जा रही है कि जो कर्मचारी राठ महाविद्यालय से आते हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं, उनके संरक्षण में कॉलेज संचालित होता है, तो ऐसे में उनकी ड्यूटी यहाँ पर न लगाई जाए। जबकि कांग्रेस की तरफ से इसे भाजपा का एक कह सकते हैं कि भाजपा को हार का डर सताने का आरोप यहाँ पर लगाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को अभी भी अपनी हार का डर यहाँ पर सता रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से ना तो कोई ऐसे वायदे जनता के बीच में रखे गए जैसे जनता पसंद कर सके, और न ही विकास की कोई काम ऐसी थोड़ी लोकसभा सीट में किया गया जिससे जनता उससे प्रभावित हो सके। और यही वजह है कि अब इन सब चीजों को लेकर जो सियासत है पौड़ी लोकसभा सीट पर, वो लगातार तेज हो रही है और आरोप प्रत्यारोप लगातार यहाँ पर तेज होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अनिल बलूनी के द्वारा शिकायत की गई है, इस पूरे मामले में शिकायत के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाजपा के भीतर अब भी हार को लेकर एक आशंका जाहिर है, और हार को देखते हुए उनकी जो हताशा है वो आपत्ति पत्र के रूप में बाहर आने लगी है।
क्योंकि पौड़ी लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है उस सीट पर भाजपा को अपनी हार यहाँ पर दिखती नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब कर्मचारियों पर, जो कि कर्मचारी जिले के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके संरक्षण में उनका चुनाव होता है, वही लोग उनके द्वारा ही कर्मचारियों की नियुक्ति वहाँ पर लगाई जाती है। ऐसे में उनको ऊपर भी सीधे तौर पर उनकी जो कार्य क्षमता है या कार्यशैली है उसके ऊपर ही भाजपा की तरफ से यह आपत्ति लगाकर एक शिकायत दर्ज करने का वहाँ पर किया जा रहा है, जो सही नहीं है। लोकतंत्र में भाजपा को भरोसा होना चाहिए और भाजपा अभी से ही अपनी हार को लेकर आतंकित नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से शिकायत की गई है अनिल बलूनी के द्वारा, अभी तक इस पर कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? यदि चुनाव आयोग की तरफ से इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी की तरफ से? क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखो, बीजेपी की तरफ से सभी अपने जो चुनाव काउंटिंग के जो एजेंट हैं उन सभी को यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। खासतौर पर फॉर्म 17C जो होता है उस पर खासी नजर रखने के लिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अपने सभी काउंटिंग एजेंटों के लिए कहा गया है। इसके अलावा अगर शिकायती पत्रों पर कोई कार्रवाई आयोग की तरफ से नहीं होती है, जिले में रिटर्निंग ऑफिसर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो फिर ये समझा जा सकता है कि कल जब मतगणना शुरू होगी तो उस समय फिर एक बार फिर गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा और भाजपा की तरफ से लगातार उन सब चीजों को लेकर आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक की जो कार्रवाई यहाँ पर निर्वाचन आयोग की रही है, ऐसे पर निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि हर कर्मचारी की ड्यूटी सोच समझ के यहाँ पर लगाई गई है, जो कैपेबल है, जो हत्या पूरी करता है, जिसको प्रशिक्षित करने का काम उनकी तरफ से किया गया, उन्हें ही इस चुनाव में मतगणना का काम यहाँ पर सौंपा गया। ये समझा जा सकता है कि सियासी दल तो आरोप लगा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से लगातार यहाँ पर अपना काम करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी ने उन सभी के नामों की सूची फाइनल करके भेजी है जो मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सभी काउंटिंग एजेंट को मतगणना स्थल पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सभी कांग्रेस एजेंट को मतगणना पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस एजेंट तब तक अपनी सक्रियता बनाए रखें जब तक ईवीएम काउंटिंग पूरी होने के बाद स्ट्रांग रूम में ना रखी जाए। मतगणना केंद्रों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे जो मतगणना टेबल पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बारी है 4 जून यानी कि काउंटिंग की। ऐसे में मतगणना से पहले एग्जिट पोल ने सियासी माहौल गर्मा गया है, जहां एक तरफ बीजेपी अपनी बंपर जीत को लेकर आश्वस्त है तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एग्जिट पोल को हवाई बता रहा है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि एग्जिट पोल का कोई असर नहीं होने वाला। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो बीजेपी समर्पित चैनलों के हैं। उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड की महान जनता पर हमें विश्वास है। जनता ने अंकिता हत्याकांड, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, महंगाई के आधार पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया होगा और 4 जून को कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंगे, जिसके बाद भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। तो काउंटिंग के काउंटडाउन शुरू होने से पहले एग्जिट पोल का मामला गरमाया है। अलग अलग जगह पर सियासी माहौल में एग्जिट पोल को लेकर बयान फिर से सामने आने शुरू हैं। जहां बीजेपी नतीजों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी जनता पर अपना विश्वास और भरोसा जताया है। में एग्जिट पोल का कोई असर होने वाला नहीं है। ये भाजपा के अपने एग्जिट पोल हैं और भाजपा समर्थित चैनलों के एग्जिट पोल हैं। हमें अभी भी उत्तराखंड की महान जनता में विश्वास है और हमें विश्वास है कि उत्तराखंड की महान जनता ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, पलायन के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, जिस तरीके से नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया उसके नाम पर निश्चित रूप से इस प्रदेश की महान जनता ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया होगा और आगामी 4 तारीख को निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होंगे और भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी।
नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना कल सुबह 8 बजे से MBPG कॉलेज में शुरू होगी। 6 विधानसभाओं में मतगणना के लिए 14 टेबल के हिसाब से 84 टेबल में मतगणना की जाएगी, जिसमें 387 कर्मचारी मतगणना के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय ऑब्जर्वर सहित रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पूरी मतगणना की तैयारी कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नैनीताल रोड से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। तो मतगणना के लिए तैयारियां हुई पूरी। काउंटिंग की उल्टी गिनती शुरू। 387 कर्मचारी करेंगे काउंटिंग, जिसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नैनीताल रोड से ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया। अभी काउंटिंग पर्सनल का जो रैंडमाइजेशन है सेकंड, वो हम लोगों ने किया है। विधानसभाएं अलॉट हुई है उस रैंडमाइजेशन में। सभी विधानसभाओं में 14 टेबल्स हमारी लगेंगी ईवीएम काउंटिंग के लिए। उसके लिए जो भी कार्मिक लगाए जाने हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाने हैं और अन्य व्यवस्थाएं इत्यादि की जानी है, वो सारा काम पूर्ण हो गया है। यहाँ अंतिम चरण की तैयारियां जो हैं चल रही हैं और सभी नोडल ऑफिसर्स अपनी अपनी तैयारियों को फाइनल एक स्वरूप दे रहे हैं। और ऑब्जर्वर साहब जो सभी एसीज के लिए हमारे यहाँ आए हैं, वो भी आज उनको निरीक्षण करना है, तो वो भी काउंटिंग सेंटर का आज निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक सारी तैयारियां फिनिश कर लेंगे और कल समय से मतगणना आरंभ। अभी काउंटिंग पर्सनल का जो रैंडमाइजेशन है सेकंड, वो हम लोगों ने किया है। विधानसभाएं अलॉट हुई है उस रैंडमाइजेशन में। सभी विधानसभाओं में 14 टेबल्स हमारी लगेंगी ईवीएम काउंटिंग के लिए। उसके लिए जो भी कार्मिक लगाए जाने हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाने हैं और अन्य व्यवस्थाएं इत्यादि की जानी है, वो सारा काम पूर्ण हो गया है। यहाँ अंतिम चरण की तैयारियां जो हैं चल रही हैं और सभी नोडल ऑफिसर्स अपनी अपनी तैयारियों को फाइनल एक स्वरूप दे रहे हैं। और ऑब्जर्वर साहब जो सभी एसीज के लिए हमारे यहाँ आए हैं, वो भी आज उनको निरीक्षण करना है, तो वो भी काउंटिंग सेंटर का आज निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक सारी तैयारियां फिनिश कर लेंगे और कल समय से मतगणना आरंभ। सब सुचारू है। सारी आज हमने एक ड्रेस रिहर्सल भी रखी थी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, कि बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ तक मूवमेंट है, किस तरह से कहाँ जाना है, वो सारी डिटेल। एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून में अवैध मलिन बस्तियों पर चल रही अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुप्पी साध ली है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ये कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर हो रही है, इसलिए उनके द्वारा इस पर कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 2016 का जो आधार माना गया है, उसके बाद प्रदेश में बनी बस्तियों को हटाने की कार्रवाई पर भाजपा सरकार खामोश है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस के समय में जो मलिन बस्तियां बसी, उन्हें मालिकाना हक देने के लिए काम किया गया था, जिस पर बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही रोक लगा दी। और आज जब उन्हीं मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो बीजेपी खामोश बैठी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के दबंग मंत्री के क्षेत्र में जब यही बुलडोजर जाता है, तो खाली हाथ लौटकर कर्मचारी आते हैं। अब देखो भाई, इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे नॉलेज में है कि एनजीटी के किसी आदेश पर सब कुछ हो रहा है। यही देखो, सत्यता ये है कि भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने मलिन बस्तियों को बसाया, और हम स्वीकारते हैं। हमारे समय में बसी, हमने उनको रेगुलराइज भी किया। इंदिरा जी के समय में रेगुलराइज किया, उनको मालिकाना हक दिया, एक सुव्यवस्थित देहरादून बनाया। उसके बाद फिर बसी, हमने 2016 के अंदर विधानसभा में कानून बनाया। कानून बना करके 1000 के करीब लोगों को मालिकाना हक के पट्टे भी बांट दिए थे, जिस प्रोसेस को इन्होंने रोक दिया। और 2016 के बाद जितने अतिक्रमण हुए हैं, जितने अवैध कब्जे हुए हैं, सब भाजपा के लोगों ने करवाए हैं। वो कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन सत्यता यह है कि भाजपा के मजबूत नेता उसके पीछे हैं। और उसकी वानगी ये है कि भाजपा के मंत्री के क्षेत्र में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए जो ही टीम पहुंचती है, तो उसको वापस लौटना पड़ता है। बुलडोजर वापस हो जाता है, जेसीबी वापस हो जाती है। और ये वही नहीं है, जितने नाले खाले हैं, जितनी सरकारी ज़मीनें हैं, उन सब में जो निर्माण हो रहे हैं, सब भाजपा।
चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों को बेहतर खाद्य सामग्री मिल सके, इसके लिए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद से खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की माने तो पिछले साल की तुलना में इस बार शिकायतें कम मिली हैं, लेकिन विभाग लगातार खाद्य सामग्री की जांच कर रहा है। मिलावट को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट है। देखिए, खाद्य विभाग की टीम को यात्रा प्रारंभ होने के पहले से ही ये काफ़ी सख्त निर्देश थे कि चारधाम यात्रा रूट पर जो भी हमारे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर समय समय पर उनकी सैंपलिंग करते रहें, क्योंकि दूर दराज का आने वाला यात्री अगर वो वहाँ भोजन करता है और खाद्य पदार्थों में यदि किसी भी प्रकार का कोई मिलावट है या कोई एडल्ट्रेशन है तो उसकी वजह से उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँच सकता है। ये सैंपलिंग लगातार की गई, कई जगहों पर नमूने भी मानक के अनुरूप नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और मैं समझता हूँ कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ऐसे मामले बहुत कम प्रकाश में आ रहे हैं। तो गढ़वाल कमिश्नर ने व्यवस्था परखी है। मिलावट को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। व्यवस्थाओं को देखते हुए खाद्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार छापेमारी के साथ ही साथ खाद्य पदार्थों को लेकर पूरी सक्रियता खाद्य विभाग के द्वारा जारी है। तो मिलावट को लेकर खाद्य विभाग लगातार देहरादून में अलर्ट मोड पर। खाद्य विभागों के साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। खाद्य पदार्थों को खाद्य विभाग के द्वारा चेक किया जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर ने इस व्यवस्था को परखने के साथ ही साथ तमाम अधिकारियों को इसके दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खाने में मिलावटखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए जून से पहले सप्ताह में आईएसबीटी में बसों की एंट्री शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वहीं रोडवेज बढ़े हुए पार्किंग शुल्क की वसूली यात्रियों से करेगा, जिससे उत्तराखंड की बसों में यात्रियों के किराए में 5 से 10% की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि दून में आईएसबीटी का स्वामित्व एमडीडीए के पास है। आईएसबीटी में एमडीडीए बेसन से प्रवेश शुल्क वसूलता है, लेकिन अभी तक ये प्रवेश शुल्क 145 रुपए प्रति बस है। लेकिन जून के पहले सप्ताह में ये शुल्क बढ़ाकर 240 रुपए हर साल हो जाएगा। आईएसबीटी से रोज उत्तराखंड की 250 से ज्यादा बसें चलती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार लोगों पर बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। उन्हें ना तो जनता की परवाह है और ना जनता को सुविधा दे पा रहे हैं। देखिए, महंगाई की मार जो है पहले ही जनता झेल रही है। बिजली के दाम देखिए कि आप किस तरीके से बढ़ रहे हैं। परिवहन भाड़ा पहले से ही जो है महंगा है। और जहां तक आईएसबीटी की बात है, आईएसबीटी पहले से ही जो है प्राइवेट हाथों में है। अब आप यात्रियों से भी अगर जो है टैक्स वसूलने का काम करेंगे तो आप कितना जो है यात्री का जो है खून निचोड़ना चाहते हैं। एमडीडी हो या अन्य कोई भी सरकारी एजेंसी हो, अगर इस तरीके से जो है उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ करेगी तो निश्चित तौर पर महंगाई में तो ये आप समझिए ना कि एक तरीके से दोहरी मार होगी जो है यात्री के ऊपर। सरकार को जो है इस प्रकार की योजनाएं थोपने से पहले इन पर जो है व्यापक राय बनानी चाहिए और तभी जाकर के इन योजनाओं पर आगे बढ़ना चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर हिंदू धर्म में मान्यता बेहद अहम है। इस साल चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर वीआईपी दर्शन पर आगामी 10 जून तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं चारधाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 दिनों में लगभग
70 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिनमें से केदारनाथ में 27, बद्रीनाथ धाम में 22, गंगोत्री और यमुनोत्री में 21 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा में दर्शन करने आने वाले लोग 50 साल से ऊपर के श्रद्धालुओं से उनका पुराना मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। हालांकि अभी तक ये वॉलंटरी है, लेकिन बाद में इसे परमानेंट कर दिया जाएगा। आगे स्वास्थ्य विभाग चारधाम के लिए एक हेल्थ कार्ड भी डेवलप करने की सोच रहा है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जितने भी यात्री आ रहे हैं 50 से ऊपर को उनको हम कंपल्सरी स्क्रीन कर ही रहे हैं और उनकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे। इसके अलावा जब भी कोई यात्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के चारधाम वेबसाइट में यहाँ पे दर्ज करता है तो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें उसकी हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स की भी जानकारी ली जाती है। तो ये फिलहाल अभी वॉलंटरी है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंपल्सरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चारधाम हेतु हेल्थ ऐप भी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, तो इसको जल्दी हम लोग धरातल पे लिया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पूरे प्रदेश में इस सप्ताह तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने बारिश से जुड़ा ताजा अपडेट दिया है कि पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में 5 और 6 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बादल बरसने के आसार हैं, साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। इससे मौसम सुहावना हो जाएगा। तो बारिश से गर्मी मिलने का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 से 6 तारीख को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार पहाड़ी इलाकों में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।